नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की बुक्स के बारे में। पेपर 1 के लिए तो सामान्य तौर पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, केवीएस मदान की किताब अच्छी आती है। उसके अलावा आप प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स को यदि हल करें तो आपका पहला पेपर अच्छे तरीके से हो जाता है। सेकंड पेपर में इतिहास विषय में काफ़ी सारा मैटर है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। और इसके अलावा आपकी जो यूनिट 10 है, इतिहास लेखन से संबंधित हिस्टोरियोग्राफी वाली जो यूनिट है वो रहती है, उसके संबंध में किताबों की भी दिक्कत रहती है। अब मैं सामान्य तौर पर किताबें जब बताता हूँ दिखाता हूँ कौन कौन सी किताबें हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास जैसे प्राचीन की बौद्धिक प्रकाशन भी पढ़ी है, सौरभ चौबे भी पढ़ी है, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति केशव श्रीवास्तव भी है, पप्पू सिंह प्रजापति की भी है। और पीछे तो वो पूरी ऊपर वाली एक जो पूरी रैक है जिसमें 16-17 और प्राचीन भारत के इतिहास की किताबें हैं। और फिर पर्टिकुलर टॉपिक पे ये जो आपको पीछे अलमीरा दिख रही है, ये आपको 30-40% दिख रही होगी। इससे ऊपर छत तक बहुत बड़ी अलमीरा है और बहुत सारी इसके अंदर किताबें हैं। लेकिन उन किताबों को यहाँ रखकर और किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों को हर सेगमेंट में 1 या 2 किताबें जानने की आवश्यकता है जो कि वो पढ़ सके, न कि कौन कौन सी किताबें आती हैं ऐसा जानने के लिए आप ये वीडियो देखने के लिए नहीं आए हैं। तो इसलिए मैं उन किताबों को निकालूंगा नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, किताबों के नाम मुझे याद हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। तो मैं दो प्रकार की किताबें बताऊंगा। एक आप जेआरएफ के लिए भी यदि आप प्रयास कर रहे हैं, या सिर्फ आपको नेट निकालना है, तो यदि एक एक किताब आप एक एक सेगमेंट में पढ़ लेंगे तो भी आपका नेट का एग्जाम तो आराम से क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राचीन भारत में सामान्य तौर पर विद्यार्थी केशव श्रीवास्तव और एक जो आजकल उपिंदर सिंह की किताब पिछले कुछ वर्षों से चल रही है उसका सहारा लेते हैं जेआरएफ के लिए, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं किताबों के सहारे आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिनके सहारे आप ऐसा कर सकते हैं। पप्पू सिंह प्रजापति की एक सिंगल किताब आती है, उसके सहारे भी निश्चित रूप से आप प्राचीन भारत में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो अकेली ही काफ़ी है अपने आप में। बहुत सारे विद्यार्थी सौरभ चौबे की किताब भी प्राचीन भारत में पढ़ते हैं, उसके सहारे भी आप जा सकते हैं। सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि यदि आप सिर्फ नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी एक नॉर्मल किताब जो भी आपके पास हो उससे आपका काम चल जाएगा। नहीं आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो आप केशव श्रीवास्तव की किताब अकेली पढ़ सकते हैं। यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो केशव श्रीवास्तव के साथ आप उपिंदर सिंह की किताब को भी जरूर पढ़ें, आप जेआरएफ पर भी यदि आपकी नज़र है तो ये 2 किताबें हो गई। नहीं आप अकेले पप्पू सिंह प्रजापति की, वो कई विद्यार्थियों को टफ लगती है इसलिए कई विद्यार्थी उसको नहीं पढ़ते, लेकिन आप जेआरएफ पर नज़र है तो आप उस प्रकार की किताब पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है वो किताब, अकेली भी काम आपका निकाल सकती है। लेकिन आप सिंपल वे में पढ़ना चाहें, थोड़ा सा थ्योरी टाइप में, तो आप केशव श्रीवास्तव की किताब पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मध्यकाल की बात करें तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। आप कभी इंटरव्यू वगैरह सुनना, या जब रिजल्ट आता है नेट का तो विद्यार्थी जब बताते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि हमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, तो उसमें आप सामान्य तौर पर देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में बहुत से सारे विद्यार्थी हरिश्चंद्र वर्मा की 2 किताबें पढ़ते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सतीश चंद्रा की जो 2 पार्ट में किताब आती है वो पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो जेएल मेहता के 3 पार्ट आते हैं वो किताब पढ़ते हैं। और कुछ विद्यार्थी आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि मैंने सौरभ चौबे की अकेली वाली किताब पढ़ी थी। और कुछ विद्यार्थी आपको ये भी कहते हुए मिल सकते हैं कि पप्पू सिंह प्रजापति के जो 2 पार्ट आते हैं वो मैंने पढ़ी थी। हालांकि वो 2 पार्ट थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। प्राचीन में तो चलो एक ही पार्ट है तो वो पढ़ लेते हैं विद्यार्थी, लेकिन वो 2 पार्ट थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो कम विद्यार्थी उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं बनिस्पत की प्राचीन भारत की उनकी किताब के। तो मध्यकालीन भारत में आप यदि जेआरएफ पर आपकी नज़र है तो चाहे तो आप जो हरिश्चंद्र वर्मा वाली किताब के साथ में सौरभ चौबे आपका बाकी सारे फैक्ट वगैरह कवर कर लेती है, तो उस किताब के साथ आप जा सकते हैं। चाहे आप सतीश चंद्रा वाले जो 2 पार्ट हैं उसके साथ में भी यदि आप सौरभ चौबे वाली किताब को, या कोई और भी सामान्य फैक्चुअल किताब आपके पास हो तो उसके साथ आप जा सकते हैं। या फिर इंग्लिश मीडियम वगैरह में और भी बहुत सारी किताबें आती हैं बहुत सारे राइटर्स की, तो कोई भी एक फैक्चुअल किताब भी आप थोड़ी बहुत उसके साथ दे सकते हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों पार्ट के लिए आप भारी भरकम किताबें चूज करें, किसी भी एक पार्ट के लिए आप थोड़ी सी हल्की किताब भी पढ़ लेंगे, थोड़ी छोटी किताब भी पढ़ लेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा यदि आपका पेपर 1 ठीक है तो। यदि आप सिर्फ
नेट पर आपकी नज़र है तो आप सौरभ चौबे वाली ही जो ज़्यादा बड़ी किताब नहीं आती उस किताब के सहारे भी आपका काम बन जाएगा। यदि आप जेआरएफ भी करना चाहते हैं और जेआरएफ में भी अलग अलग श्रेणियों के अनुसार अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है तो उस पर भी आपकी नज़र है तो आप कोशिश कीजिए कि हरिश्चंद्र वर्मा वाले, हालांकि वो 2 पार्ट काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो नहीं पढ़ पाएँ तो कम से कम सतीश चंद्रा वाले 2 पार्ट आप पढ़ने की कोशिश करें। अब आपको कुछ विद्यार्थी कह सकते हैं कि कोई हरबंस मुखिया की किताब से कोई आता है, कोई जेएल मेहता वाले 3rd पार्ट से आता है, कोई कहीं से आता है, तो क्वेश्चन तो बनाने वाले कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आप ये देखिए कि आपको कितने सही करने की आवश्यकता है और उसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग वाला भी चक्कर नहीं होता। तो उस लिहाज से आपके कोई 20-25% प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपकी किताबों से नहीं आए हैं तो उससे कोई विशेष फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप मध्यकाल के लिए किताबों का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप जेआरएफ के लिए भी जाना चाह रहे हैं या सिर्फ नेट पर आपकी नज़र है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस प्रकार से किताब चुन सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थी कमेंट में ये कहेंगे कि मेरे पास सर मैं एलपी शर्मा के साथ वो पढ़ रहा हूँ, तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं मध्यकाल में, चाहे प्राचीन काल हो चाहे आधुनिक काल हो, 20-20, 30-30 राइटर्स की किताब ऐसी आती हैं जो कि विद्यार्थी पढ़ते हैं अलग अलग और अलग अलग तरीके से पढ़कर वो सेलेक्ट भी होते हैं। जैसे अभी हम आधुनिक भारत की बात करेंगे तो आधुनिक भारत में कोई विपिन चंद्रा के साथ स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है, कोई विपिन चंद्रा के साथ सोनाली बंसल वाली किताब पढ़ रहा है, कोई अकेली ही स्पेक्ट्रम पढ़ के जा रहा है, कोई बौद्धिक प्रकाशन से भी निकाल रहा है, कोई अरविंद भास्कर की किताबों से भी निकाल रहा है, कोई रामचंद्र शुक्ल से भी निकाल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़कर आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? कोई एक किताब नहीं है ऐसी, वो तो मैं चॉइस के लिए बता रहा हूँ सामान्य तौर पर, क्योंकि विद्यार्थियों को एक ऐसा रहता है कि कोई 1-2 किताब यदि कोई बता दे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें नहीं रहे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर टीचर भी अलग अलग किताब बताते हैं और उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि बहुत सारी किताबें आती हैं और कोई बहुत ज़्यादा अंतर किताबों के अंदर है नहीं। तो मैं अपनी ओर से बताने की कोशिश करता हूं, यदि आप जेआरएफ के लिए पढ़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम के साथ आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम शेखर बंदोपाध्याय की किताब तो जरूर पढ़ लें, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। किसी की इच्छा हो तो सुमित सरकार की किताब पढ़ सकता है 1885 से 1947 वाली, नहीं तो शेखर बंदोपाध्याय और जो आपकी स्पेक्ट्रम वाली किताब है वो पढ़ सकते हैं। यदि स्पेक्ट्रम की बजाय कोई सोनाली बंसल पढ़ रहे हैं तो भी कोई उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसके अलावा सिर्फ आपकी नेट वाली बात है तो आप कोई भी सामान्य किताब पढ़ रहे हो, जैसे आप यदि परीक्षावाणी भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जेआरएफ के लिए बहुत सारे विद्यार्थी अरविंद भास्कर की दोनों किताबें पढ़ते हैं तो उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे भी कवर हो रहा है मैटर। तो ये आप ये कहें कि सिर्फ एक किताब बता दूं तो वो कैसे बता सकता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक किताब बताऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा अन्याय वाली बात हो जाएगी। सबको ये लगता है कि उन्होंने इसी राइटर का नाम या इसी प्रकाशक का नाम क्यों लिया, और इसके बाद में भी बहुत सारे बच जाते हैं जिनके बारे में बोल नहीं पाते या बता नहीं पाते किताबों के बारे में, क्योंकि यदि मैं 10 ऑप्शन आपके पास रख दूंगा तो फिर वो तो आप सर्च करके किताबों के नाम तो आपके सामने आते ही हैं। तो मैंने कोशिश की है कि कम से कम प्रकाशकों और लेखकों के नाम आपके सामने लूं ताकि आप उसमें कंफ्यूज होने से बच सके। तो दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूं, यदि आप नेट जेआरएफ दोनों पे जेआरएफ पर आपकी नज़र है तो प्राचीन भारत में आप केसी श्रीवास्तव और जो उपिंदर सिंह की किताब है उसके साथ जाएं, बहुत बड़ी ऑप्शन है, या सिर्फ आप अकेली उसके पप्पू सिंह प्रजापति की किताब के साथ जा सकते हैं। यदि आप नेट पर ही आपकी नज़र है तो कोई भी आपकी सामान्य तौर पर, चाहे आप बौद्धिक प्रकाशन वाली नहीं है ये वो पढ़ते रहे हों, या सौरभ चौबे वाली काफ़ी अच्छी है वो पढ़ रहे हों, और बाकी केसी श्रीवास्तव अकेली पढ़ रहे हों, कोई कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केसी श्रीवास्तव तो अकेली जेआरएफ तक के लिए भी काम आ जाती है। फिर मध्यकाल में सामान्य तौर पर विद्यार्थी जब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते तो अकेले सौरभ चौबे पढ़ के भी काम निकाल लेते हैं, लेकिन यदि आप जेआरएफ करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके साथ में आप हरिश्चंद्र वर्मा वाली किताबें या सतीश चंद्रा वाली किताबें या जेएल मेहता वाली, किसी की हिम्मत है तीनों किताबें लेने की, हालांकि वो आसान है पढ़ने में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया किताबें भी बहुत है। अकेली तीनों जेएल मेहता पढ़कर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये है कि 3-3 पार्ट आते हैं, थोड़ी सी महंगी मिल जाती हैं, इसके कारण आपको यदि लगे, नहीं तो तीनों जेएल मेहता भी अच्छी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा। आप दोनों हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ सकते हैं, या उसके साथ में थोड़ा सा और एडिशन आप ऐड करना चाहें किताब तो आप सौरभ चौबे वाली पढ़ सकते हैं, या फिर आप सतीश चंद्रा वाले दोनों पार्ट के सिंगल पार्ट सतीश चंद्रा आपके लिए इतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं है, उसके साथ वो दोनों पढ़ सकते हैं, उसके साथ में आप सौरभ चौबे पढ़ लेना, उसमें भी आपका काम बन जाएगा। और आधुनिक काल की बात करें तो मेरी चॉइस रहेगी स्पेक्ट्रम और उसके साथ में शेखर बंदोपाध्याय की किताब, और नहीं आप अरविंद भास्कर की दोनों किताबें पढ़ सकते हैं, और सिर्फ आप नेट करना चाहते हैं तो अकेले आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, अकेले आप सोनाली बंसल की भी पढ़ सकते हैं, अकेले आप बौद्धिक प्रकाशन भी पढ़ सकते हैं, या और भी कोई किताबें आती होंगी, बहुत सारी आती हैं,
यहाँ नाम हो सकता है मैं नहीं ले पा रहा हूँ इतनी किताबों का, तो उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अब बात करते हैं यूनिट 10 की। अब यूनिट 10 के लिए समस्या ये है कि कोई अकेली किताब ऐसी आती ही नहीं है कि जो आपका पूरा पार्ट कवर करती हो। हालांकि जैसे अलग अलग अरिहंत की या दृष्टि वाली, उनमें शॉर्ट में दिया रहता है आपके यूनिट 10, तो वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। या इग्नू की जो किताब आती है, इग्नू के नोट्स वगैरह में, इग्नू वाली किताबों में, वहाँ से मैटर निकाल लेते हैं। लेकिन कंप्लीट वो हो ही नहीं पाता। या तो ईश रिदंड वाली इतनी मोटी किताब लो और उसमें से भी आप लगभग अपना मैटर छांटो, वो हो सकता है। या इग्नू वाले नोट से विद्यार्थी पढ़ते हैं। अभी भी एक किताब आई है जैसे ये ज्ञान वितान प्रकाशन की ओर से ये इतिहास दर्शन लेखन, हालांकि मैं इस किताब को अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन जैसे मैंने इनका इंडेक्स वगैरह देखा है तो मुझे ये लग नहीं रहा कि यूनिट 10 को पूरी तरीके से कवर करती है। ये शायद सहायक आचार्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है राजस्थान, उसको लेकर लिखी गई है। बाकी तो मैं इसका रिव्यू करूँगा तब अच्छे से बता पाऊंगा। तो यूनिट 10 इधर उधर से जुगाड़ करके ही करनी पड़ती है, चाहे इग्नू वाले आप नोट्स वगैरह से करें या किसी सिंगल गाइड से आप किसी विद्यार्थी से कोई शेयर करके किताब वहाँ से लिख लें, तो वो ऐसे ही मैनेज करनी पड़ती है। साथ में आप पुराने सालों के प्रश्न जरूर हल करें, वो तो मस्ट है, ये मान लीजिए आप, वो तो आपको करना ही करना है, चाहे आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो। अब देखिए, पुराने प्रश्नों की किताबों में आपको प्योर जो किताब आती है, जो पूरा पेपर लिए रहती है नेट जेआरएफ का पुराना, वो 15 सालों के 10 सालों के पेपर जो एजीपी प्रकाशन की ओर से आते हैं, वो सबसे अच्छे हैं। उनके सहारे आप निश्चित रूप से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पुराना आपका क्लियर हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा और आप अभ्यास करना चाहें, सिर्फ नेट के अलावा और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन का अभ्यास करना चाहें, तो आप पप्पू सिंह प्रजापति का एक क्वेश्चन बैंक आता है, वो उसके साथ आप जा सकते हैं। उसमें भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आधुनिक भारत के लिए अलग से प्रैक्टिस करना चाहें तो और भी क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे। या एस के पांडे के पुराने 3, हालांकि वो उसमें उतना नहीं, बहुत ज़्यादा रिपीट है क्वेश्चन उसके अंदर, उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप एजीपी वाले जो पुराने पेपर्स हैं 15 साल के 10 साल के, वो जरूर निकालें, ताकि नेट का आपका एक अच्छा सा पुराना क्वेश्चन पेपर आपके पास हो, उसकी व्याख्या वगैरह भी ठीक है और सारे क्वेश्चन कवर भी हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप निकालना चाहें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें नेट वाले भी लगभग क्वेश्चन हैं। सारे तो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी लेवल में उसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं टीजीटी पीजीटी के, तो लेकिन आप वो क्वेश्चन बैंक भी थोड़ा सा और क्वेश्चन निकालना चाहें तो वो ले सकते हैं। लेकिन 10-15 साल के पुराने पेपर्स सिर्फ नेट वाले तो जरूर ही आप निकालने की कोशिश करें। ये कुछ किताबें हैं जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में सहायता दे सकती हैं। और बाकी आप किन्हीं दूसरे टीचर से पूछ सकते हैं, और आपके कोई साथी हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ कर लिया है, उनसे आप पूछ सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में और कोई भी ऐसा कोई एक कॉम्बिनेशन नहीं है कि वही सबसे ज़्यादा कारगर है। अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग किताबें लेकर और विद्यार्थियों ने इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त की है। तो आप किसी अन्य से भी पूछकर उनकी भी गाइडेंस ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करें। इतिहास की कक्षाएं लेने के लिए और अन्य प्रकार की इतिहास में एमसीक्यू वगैरह हल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।